दिस इज एस वीडियोस, जहां हर स्टोरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां एंटरटेनमेंट मिलता है इमोशन से और हर वीडियो बनाती है एक यादगार सफर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वेलकम टू एस वीडियोस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में इस्तेमाल की गई सारी मटेरियल्स, इमेजेस और ऑडियो उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के अधिकार में हैं। हम किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को क्लेम नहीं करते। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी-कभी ये अंधापन इंसान को मौत के दरवाजे तक ले जाता है। मुंबई के एक पुराने गोदाम में आग की लपटें उठ रही थीं। अनाया, विक्रम, रिया, तुम लोग कहाँ हो? मुझे यहाँ से निकालो, आग बढ़ रही है। रिया, अरे मेरी प्यारी दीदी, हम तुम्हें बचाने के लिए नहीं, तुम्हें यहाँ जलाने के लिए ही तो लाए हैं। अनाया, हैरान, रिया, तुम क्या कह रही हो? और विक्रम, तुम चुप क्यों हो? विक्रम, अनाया डार्लिंग, अब सिंघानिया ग्रुप की सारी दौलत मेरे और रिया के नाम हो चुकी है। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारे साइन किए हुए पेपर्स मेरे हाथ में है। अनाया, रोते हुए, मैंने तुम पर भरोसा किया विक्रम, मैंने अपने पति को छोड़कर तुम्हें चुना। वही तो तुम्हारी गलती थी। आर्यन रायचंद जैसा हीरा पति मिला था तुम्हें, लेकिन तुम पत्थर के पीछे भाग रही थीं। वैसे खबर मिली है कि वो पागल तुम्हें बचाने आ रहा है। अचानक एक तेज धमाका, दरवाजा टूटता है, आर्यन अंदर कूदता है। आर्यन, अनाया, डरो मत, मैं आ गया हूं। अनाया, आर्यन, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप। नरेटर, छत का एक जलता हुआ हिस्सा गिरने ही वाला था। आर्यन ने अनाया को धक्का दिया और खुद उसके नीचे आ गया। अनाया, चीखते हुए, नहीं, आर्यन। आर्यन, खून से लथपथ, आखिरी सांसें लेते हुए, अनाया, तुम ठीक हो? बस यही काफी है। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था। आर्यन की आंखें बंद हो जाती हैं। अनाया उसके सीने पर सिर रखकर रोती है। आग दोनों को घेर लेती है। अनाया, मन में, हे भगवान, अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं कसम खाती हूं, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं इन गद्दारों को खून के आंसू रुलाऊंगी। और आर्यन, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगी। सब कुछ काला हो जाता है। अनाया की चीख के साथ उसकी आंखें खुलीं। वो पसीने से तरबतर थी। उसे लगा उसका शरीर जल रहा है, लेकिन जब उसने अपनी हथेलियों को देखा तो वे एकदम साफ थीं। अनाया हांफते हुए, मैं जिंदा हूं, आग कहाँ गई? अनाया इधर उधर देखती है। वो अपने आलीशान बेडरूम में है, एसी चल रहा है। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और आर्यन बाहर आता है। उसने टावल लपेटा हुआ है और बाल गीले हैं। आर्यन ठंडी आवाज में, तुम चिल्ला क्यों रही थी? अगर मेरी शक्ल नहीं देखनी तो मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूं। नरेटर, अनाया सन रह गई। ये वही आर्यन था जो उसके लिए आग में कूद गया था, लेकिन अभी वो उससे दूर जाने की बात कर रहा था, क्योंकि पिछले जन्म में अनाया उसे अपने पास भी नहीं आने देती थी। अनाया मन में, ये सपना नहीं है, मैं वापस आ गई हूं, भगवान ने मेरी सुन ली। आर्यन जाने के लिए मुड़ता है, तभी अनाया दौड़कर पीछे से उसे कसकर गले लगा लेती है। आर्यन हैरान होकर, अनाया, ये तुम क्या कर रही हो? तबीयत तो ठीक है। अनाया रोते हुए, मुझे छोड़कर मत जाइए, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। आर्यन, अनाया, छोड़ो मुझे, कल रात ही तुमने कहा था कि तुम मुझसे नफरत करती हो और तलाक चाहती हो। अनाया आर्यन को अपनी तरफ घुमाती है और उसकी आंखों में देखती है। वो कल की बात थी, आज मैं आपसे कहती हूं, आप मेरे पति हैं आर्यन, और एक पत्नी की जगह उसके पति के पास होती है। नरेटर, आर्यन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस औरत ने शादी के बाद एक बार भी उसे ठीक से नहीं देखा, आज वो उसे पति कह रही थी। क्या ये कोई नई चाल थी? अनाया का बदला हुआ रूप देखकर आर्यन हैरान था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण जाग उठी थी। दोनों तैयार होकर नाश्ते की मेज पर आए। वहां रिया पहले से बैठी थी। रिया मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग दीदी। अरे आज आप जीजू के साथ नीचे आईं, वरना तो आप इनका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती। नरेटर, रिया की आवाज सुनते ही अनाया के दिमाग में आग वाली रात का मंजर घूम गया। उसका खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। अब वो पुरानी अनाया नहीं थी। अनाया मुस्कुराते हुए, लेकिन आंखों में ठंडक, रिया, वो मेरा पति है। मैं उसके साथ आऊं या उसके बिना, ये मेरा फैसला है। और वैसे भी
घर के मामलों में बाहर वालों को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। रिया हक्का बक्का। बाहर वाली? दीदी, मैं आपकी बहन हूं। सौतेली बहन रिया, अपनी हद याद रखो तो बेहतर होगा। तभी नौकर आता है। ये नौकर विक्रम का जासूस था। नौकर: मैम, विक्रम सर का फोन आया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे पता था कि अनाया विक्रम के पास दौड़ी चली जाएगी। आर्यन धीमी आवाज में: जाओ अनाया, तुम्हारा प्यार बुला रहा है। अनाया ने आर्यन का हाथ अपने हाथ में लिया। अनाया नौकर से: उससे कहो कि मैं अपने पति के साथ नाश्ता कर रही हूं और आइंदा अगर उसका फोन मेरे घर पर आया तो तुम्हारी नौकरी और उसके हाथ पैर दोनों सलामत नहीं रहेंगे। पूरा डाइनिंग हॉल सन्नाटे में डूब गया। आर्यन ने हैरानी से अनाया को देखा। अनाया आर्यन की तरफ देखकर: क्या हुआ पतिदेव, क्या अपने हाथ से मुझे टोस्ट नहीं खिलाएंगे? नाश्ते की टेबल पर हुए उस हंगामे के बाद आर्यन बिना कुछ खाए ऑफिस के लिए निकल गया। उसे लगा कि अगर वो एक पल भी और रुका तो उसका दिल पिघल जाएगा और वो दोबारा चोट नहीं खाना चाहता था। इधर बेडरूम में अनाया आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। बैकग्राउंड में उदास संगीत। अनाया खुद से: उसकी आंखों में मेरे लिए अविश्वास देखना, ये मेरी ही गलती है। पिछले जन्म में मैंने उसे इतना तड़पाया कि अब उसे मेरे प्यार पर भी शक हो रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, रिया, जो अभी भी नीचे ही थी। उसने अपने कमरे में जाकर अनाया को फोन किया। वो जानना चाहती थी कि अनाया विक्रम को इग्नोर क्यों कर रही है। अनाया फोन उठाते ही सख्त आवाज में: क्या है रिया, हम एक ही घर में हैं फिर भी फोन कर रही हो? रिया मीठी आवाज में: दीदी, मैं बस परेशान थी। आपने विक्रम जी को मना क्यों कर दिया? आज तो वो आपको डायमंड नेकलेस देने वाले थे जिसके लिए आप जिद कर रही थीं। कहीं आर्यन को शक तो नहीं हो गया? अनाया हंसते हुए: नेकलेस? रिया, मेरे पास रायचंद खानदान का खजाना है। मुझे उस 2 कौड़ी के विक्रम के नेकलेस की जरूरत नहीं है। और सुन, आइंदा मेरे और मेरे पति के बीच आने की कोशिश मत करना। फोन कटने की आवाज। रिया सन रह गई। अनाया जो विक्रम के नाम पर पागल हो जाती थी, आज उसे 2 कौड़ी का कह रही थी। रिया समझ गई कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। उधर अनाया ने एक फैसला लिया। वो आर्यन के ऑफिस जाएगी और वो भी घर का बना खाना लेकर। दोपहर के 1 बज रहे थे। रायचंद इंडस्ट्रीज के ऑफिस में सब अपने काम में व्यस्त थे। तभी एक लग्जरी कार ऑफिस के गेट पर रुकी। गार्ड ने दौड़कर दरवाजा खोला और अंदर से अनाया निकली। उसने साड़ी पहनी हुई थी और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऑफिस के अंदर लोगों के फुसफुसाने की आवाजें। अरे, ये तो बॉस की वाइफ है। ये यहां क्या कर रही हैं? सुना है इनका तलाक होने वाला है। रिसेप्शनिस्ट घबराते हुए: मैम, आप यहां? क्या मैं सर को इन्फॉर्म करूं? अनाया मुस्कुराते हुए: अपने पति से मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। वो किस फ्लोर पर हैं? टॉप फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम में। लेकिन मैम, मीटिंग चल रही है। नैरेटर: अनाया ने उसकी बात अनसुनी कर दी और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। उसके हाथ में टिफिन बॉक्स था। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो सीधे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ी। वहां शीशे की दीवारों के पार आर्यन अपनी टीम पर चिल्ला रहा था। दरवाजे खुलने की आवाज। आर्यन गुस्से में: मैंने कहा था ना कि मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कौन है? आर्यन की आवाज गले में ही अटक गई। दरवाजे पर अनाया खड़ी थी। पूरी मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। आर्यन के कर्मचारी डर गए क्योंकि वे जानते थे कि अनाया जब भी आती है तमाशा करती है। अनाया: सॉरी जेंटलमैन, मीटिंग कुछ देर के लिए रोकनी होगी। मेरे पति ने सुबह नाश्ता नहीं किया था तो मैं लंच लेकर आ गई। आर्यन दांत पीसते हुए: अनाया, बाहर आओ अभी। आर्यन ने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे अपने केबिन में खींच लाया। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और अनाया को छोड़ दिया। आर्यन चिल्लाते हुए: ये क्या ड्रामा है अनाया? घर पर तमाशा काफी नहीं था जो अब ऑफिस में भी शुरू हो गई? क्या चाहिए तुम्हें? पैसा? साइन? बोलो, किस पेपर पर साइन करना है? अनाया शांत स्वर में: मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप खाना खा लें। अनाया ने टिफिन खोला। उसमें आर्यन की पसंद की भिंडी की सब्जी और पराठे थे। वाह, अब तुम मेरे लिए खाना भी ला रही हो। इसमें क्या मिलाया है अनाया? विक्रम ने कोई दवा दी है क्या जिससे मैं बेहोश हो जाऊं और तुम मेरी तिजोरी साफ कर सको? अनाया का दिल टूट गया। आर्यन को उस पर इतना अविश्वास था कि उसे लगा खाने में जहर है। अनाया ने बिना कुछ कहे खाने का एक निवाला तोड़ा और खुद खा लिया।
देखिए, इसमें कुछ नहीं है, प्लीज थोड़ा खा लीजिए। अनाया ने निवाला आर्यन के मुंह की तरफ बढ़ाया। आर्यन ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। टिफिन गिरने और खाना बिखरने की आवाज। मुझे तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, चली जाओ यहां से। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो नीचे झुकी और बिखरा हुआ खाना उठाने लगी। आर्यन ने देखा कि गर्म सब्जी की वजह से अनाया की उंगली थोड़ी जल गई थी। उसके दिल में एक टीस उठी। वो झुकना चाहता था, उसका हाथ थामना चाहता था, लेकिन उसका अहंकार और पुराना दर्द बीच में आ गया। अनाया रोती हुई आवाज में, कोई बात नहीं, शायद मैं इसी के लायक हूं, लेकिन कल मैं फिर आऊंगी आर्यन, और तब तक आती रहूंगी जब तक आप मेरे हाथ से नहीं खा लेते। क्लिफ हैंगर, सस्पेंस। अनाया केबिन से निकल गई। आर्यन उसे देखता हुआ जाता रहा। तभी आर्यन का फोन बजा। ये उसके प्राइवेट डिटेक्टिव का फोन था। डिटेक्टिव, सर, आपने अनाया मैम पर नजर रखने को कहा था। आज सुबह उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से एक बड़ी रकम ट्रांसफर की है। आर्यन हैरान होकर, किसे? विक्रम को? नहीं सर, उन्होंने ये पैसा एक अनाथालय को दिया है। और एक बात, उन्होंने विक्रम का नंबर ब्लॉक कर दिया है। आर्यन के हाथों से फोन लगभग छूट गया। क्या अनाया सच कह रही थी, या ये खेल उससे भी गहरा था जितना वो सोच रहा था? आर्यन अपने कार की पिछली सीट पर बैठा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही उलझा हुआ था। डिटेक्टिव की वो बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी कि अनाया ने विक्रम का नंबर ब्लॉक कर दिया है और एक अनाथालय को पैसे दान किए हैं। बाहर मुंबई की बारिश शुरू हो चुकी थी। शीशे पर गिरती बूंदें बिल्कुल आर्यन के मन की उलझन जैसी थी, बेतरतीब और धुंधली। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में दो तस्वीरें चल रही थीं। एक तरफ वो पुरानी अनाया, जिसने शादी की पहली रात ही चिल्लाकर कहा था कि वो आर्यन की सूरत से भी नफरत करती है, जिसने आर्यन के बिजनेस के सीक्रेट्स अपनी प्रेमी विक्रम को दिए थे। और दूसरी तरफ आज दोपहर वाली अनाया, जिसकी आंखों में आंसू थे, जिसने अपनी जली हुई उंगली की परवाह नहीं की, बल्कि आर्यन के भूखे रहने की चिंता की। आर्यन ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, नहीं, इंसान इतनी जल्दी नहीं बदलता, ये जरूर कोई नई चाल है। विक्रम को ब्लॉक करना, डोनेशन देना, ये सब मेरा भरोसा जीतने का नाटक है, ताकि इस बार वो मुझे ऐसी चोट दे सके जिससे मैं कभी उभर ना पाऊं। मुझे सतर्क रहना होगा। कार रायचंद मैंशन के पोर्च में रुकी। आर्यन भारी कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ। पूरा घर शांत था। नौकर अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था। आर्यन सीधे अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। ये घर का वो हिस्सा था जहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी, खासकर अनाया को। जैसे ही आर्यन स्टडी रूम के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। आर्यन के कदम ठिठक गए। उसका शक यकीन में बदलने लगा। उसने सोचा, तो ये था असली प्लान, ऑफिस में खाने का ड्रामा करना ताकि मैं इमोशनल हो जाऊं और पीछे से ये मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स चोरी कर सके। गुस्सा आर्यन की रगों में दौड़ गया। उसने बिना आहट किए दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर का नज़ारा देखकर आर्यन की मुट्ठी अपने आप भिंच गई। अनाया वहां थी। वो आर्यन की बड़ी सी मेज के पीछे, उसकी कुर्सी पर नहीं बल्कि जमीन पर कालीन पर बैठी थी। उसके चारों तरफ फाइलों का ढेर लगा हुआ था। आर्यन का लैपटॉप खुला था और अनाया बहुत ध्यान से कुछ पढ़ रही थी। उसके हाथ में एक पेन था और वो किसी कागज पर कुछ नोट कर रही थी। आर्यन से रहा नहीं गया। वो चीते की तरह लपका और अनाया के हाथ से वो फाइल छीन ली। अनाया हड़बड़ाकर पीछे हट गई। उसका पेन जमीन पर गिर गया। आर्यन ने बेहद सर्द और कड़वी आवाज में कहा, तो आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। मुझे लगा ही था कि ऑफिस वाला वो तमाशा सिर्फ एक दिखावा था। असली मकसद तो यहाँ मेरी तिजोरी और मेरे प्रोजेक्ट्स तक पहुंचना था। बताओ अनाया, आज कौन सी डील विक्रम को बेचने वाली थी तुम? अनाया सहम गई थी, लेकिन वो भागी नहीं। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और धीरे से खड़ी हुई। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अनाया ने कहा, आर्यन, पहले फाइल देखिए, पेज नंबर 42, क्लॉज नंबर 3। आर्यन हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि अनाया रोएगी, गिड़गिड़ाएगी या झूठ बोलेगी, लेकिन वो उसे फाइल पढ़ने को कह रही थी। आर्यन ने झटके से उसका हाथ छोड़ा और फाइल उठाई। उसने पेज पलटे। वहां क्लॉज नंबर 3 पर लाल पेन से गोला बना हुआ था। ये सिंघानिया ग्रुप के साथ होने वाली डील का पेपर था। आर्यन ने ध्यान से पढ़ा। उस क्लॉज में लिखा था कि अगर प्रोजेक्ट में देरी हुई तो रायचंद ग्रुप को अपनी 20% हिस्सेदारी सिंघानिया ग्रुप को, जो अब विक्रम के पास थी, देनी होगी। ये एक बहुत बारीक चाल थी जो वकीलों की नज़रों से भी बच गई थी। अगर आर्यन ने इस पर साइन कर दिए होते तो वो अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा गंवा देता। आर्यन सन्न रह गया। अनाया ने चोरी नहीं की थी, उसने आर्यन को बचाया था।
लेकिन आर्यन का दिमाग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। आर्यन ने अविश्वास से अनाया की तरफ देखा और कहा, तुम्हें तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम तो बिजनेस का बी भी नहीं जानती। तुम्हें तो सिर्फ शॉपिंग और पार्टियों से मतलब था। इतनी बारीक कानूनी गलती तुमने कैसे पकड़ी? अनाया के पास इसका जवाब था, लेकिन वो सच नहीं बता सकती थी। वो ये नहीं कह सकती थी कि पिछले जन्म में इसी क्लॉज का इस्तेमाल करके विक्रम ने आर्यन को बर्बाद किया था। अनाया ने नजरें झुका लीं और कहा, मैंने बस पढ़ा। मुझे लगा कि कुछ गलत है। आप माने या ना माने, लेकिन मैं अब वो अनाया नहीं हूं जो आपका बुरा चाहती हो। मैं आपकी पत्नी हूं और आपकी कंपनी का नुकसान मेरा नुकसान है। आर्यन खामोश खड़ा था। उसका तर्क कह रहा था कि ये नामुमकिन है, लेकिन सबूत उसके हाथ में था। अनाया ने उसे एक बहुत बड़े जाल से बचाया था। तभी दरवाजे पर एक परछाई हिली। ये रिया थी। वो बाहर खड़ी सब सुन रही थी। रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका प्लान था कि आर्यन अनाया को फाइल के साथ पकड़े और उसे घर से बाहर निकाल दे, लेकिन बाजी पलट गई थी। रिया समझ गई थी कि अनाया अब एक खतरनाक खिलाड़ी बन चुकी है। अंदर आर्यन ने फाइल वापस मेज पर रख दी। उसकी आवाज अभी भी सख्त थी, लेकिन उसमें पहले जैसा गुस्सा नहीं था। अब उसमें एक गहरी उलझन थी। आर्यन ने कहा, जाओ यहां से, और आइंदा मेरे स्टडी रूम में आने की कोशिश मत करना। चाहे तुम मेरा फायदा कराओ या नुकसान, मुझे अपनी निजी जगह में तुम्हारी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं है। अनाया जानती थी कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने धीरे से सिर हिलाया और जाते जाते वो दरवाजे पर रुकी और मुड़कर बोली, मैं जा रही हूं, लेकिन आर्यन, डिनर टेबल पर लग चुका है। प्लीज खाना खा लीजिएगा। मैं वादा करती हूं मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। अनाया चली गई। आर्यन कमरे में अकेला रह गया। वो अपनी कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। उसने उस लाल घेरे को दोबारा देखा जो अनाया ने बनाया था। आर्यन ने खुद से पूछा, आखिर तुम हो कौन अनाया? वो शैतान जिसे मैं जानता था, या वो फरिश्ता जो तुम बनने का नाटक कर रही हो? और सबसे बड़ा सवाल, मुझे तुम पर यकीन क्यों होने लगा है? आर्यन ने सिर पकड़ लिया। वो जानता था कि ये रात उसके लिए बहुत लंबी होने वाली है। उसे नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर खड़ी रिया अब अपना अगला पत्ता फेंकने वाली है। एक ऐसा पत्ता जो आर्यन के मन में उठे इस छोटे से विश्वास को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। रात के 2 बज चुके थे। रायचंद मैंशन पूरी तरह से खामोशी की चादर में लिपटा हुआ था। बाहर अंधेरा था और हवाओं की सरसराहट खिड़कियों से टकरा रही थी। लेकिन इस खामोशी के बीच एक इंसान ऐसा था जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आर्यन रायचंद अपने बेडरूम की बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में शराब का एक ग्लास था जिसे उसने पिछले 1 घंटे से छुआ तक नहीं था। उसकी नजरें आसमान के काले बादलों पर जमी थीं, लेकिन दिमाग में स्टडी रूम का मंजर घूम रहा था। अनाया का वो चेहरा जब उसने आर्यन की आंखों में देखकर कहा था, आपकी कंपनी का नुकसान मेरा नुकसान है। आर्यन के दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ी हुई थी। उसका दिमाग कह रहा था, संभल जा आर्यन, ये वही औरत है जिसने तुझे हमेशा नफरत दी है। एक दिन में कोई इतना नहीं बदलता। लेकिन उसका दिल उस एक पल की सच्चाई को झुठला नहीं पा रहा था। उस फाइल में अनाया ने जो गलती पकड़ी थी वो कोई नौसिखिया नहीं कर सकता था। उसने वाकई उसे बचाया था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, क्या मुझे उसे एक मौका देना चाहिए? क्या वाकई वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है? अभी आर्यन इसी उधेड़बुन में था कि उसके कमरे के दरवाजे पर एक बहुत ही हल्की सी दस्तक हुई। इतनी धीमी कि अगर रात का सन्नाटा ना होता तो शायद सुनाई भी ना देती। आर्यन चौंक गया। इतनी रात गाय कौन हो सकता है? उसने ग्लास टेबल पर रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने रिया खड़ी थी। रिया की हालत देखकर आर्यन हैरान रह गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर पसीना था और सांसें फूल रही थीं। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी, या शायद वो घबराहट का बहुत ही बेहतरीन नाटक कर रही थी। रिया? आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? रिया ने आर्यन को देखा, फिर अपनी नजरें झुका रीं। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी मुट्ठी में कुछ कागज के टुकड़े भींच रखे थे। रिया ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, जीजू, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुझे डर लग रहा था। अगर दीदी को पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ तो वो मुझे मार डालेंगी। आर्यन का माथा ठनका। अनाया का नाम सुनते ही उसका शरीर अकड़ गया। अनाया? उसने क्या किया अब? और तुम्हारे हाथ में क्या है? रिया ने एक कदम पीछे लिया, जैसे वो बताने से डर रही हो। नहीं जीजू, रहने दीजिए। शायद मैं गलत समझ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपका दिल फिर से टूटे। आप आज बहुत खुश लग रहे थे कि दीदी ने कंपनी को बचाया। मैं आपकी वो खुशी छीनना नहीं चाहती। ये रिया का सबसे पुराना और सबसे कारगर हथियार था, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी पैदा करना। आर्यन का सब्र का बांध टूट गया। उसने कड़े स्वर में कहा, रिया, पहेलियां मत बुझाओ, मुझे बताओ बात क्या है।
रिया ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। उसमें कागज के कुछ फटे हुए टुकड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हड़बड़ी में कोई नोट फाड़कर डस्टबिन में फेंका हो। रिया ने सिसकते हुए कहा, जीजू, मैं किचन में पानी लेने गई थी, दीदी भी वहां आई थी। वो फोन पर किसी से बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी। जब वो चली गईं तो मैंने देखा कि उन्होंने डस्टबिन में ये कागज फेंका है। मुझे लगा शायद कोई रद्दी है, लेकिन जब मैंने इसमें विक्रम का नाम देखा तो मैंने इसे जोड़कर पढ़ने की कोशिश की। आर्यन ने झपट्टा मारकर वो कागज के टुकड़े रिया के हाथ से ले लिए। उसने उन्हें अपनी हथेली पर सीधा किया। कागज पर अनाया की हैंडराइटिंग थी, वही घुमावदार लिखावट जिसे आर्यन बहुत अच्छे से पहचानता था। आर्यन ने पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, प्लान काम करके विक्रम, वो बेवकूफ़ अब मुझ पर भरोसा करने लगा है। क्लॉज वाली चाल ने उसे पूरी तरह मेरे जाल में फंसा लिया। अब तिजोरी की चाबी दूर नहीं है, बस कुछ दिन और, फिर हम दोनों आज़ाद होंगे। ये पढ़ते ही आर्यन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। एक पल के लिए उसे लगा कि उसका दिल धड़कना भूल गया है। उसके कानों में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक एक तेज शोर गूंजने लगा, उसके अपने टूटते हुए भरोसे का शोर। कुछ देर पहले तक वो जिस बदलाव के बारे में सोच रहा था वो असल में एक जाल था। स्टडी रूम में अनाया ने उसे बचाया नहीं था, बल्कि उसे जीतने का नाटक किया था ताकि बाद में उसे पूरी तरह लूट सके। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसने आर्यन को बेवकूफ़ कहा था। रिया चुपचाप आर्यन के चेहरे के बदलते भावों को देख रही थी। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया और फिर गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में वो दर्द था जिसे देखकर रिया के दिल को ठंडक मिली। रिया ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, जीजू, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि दीदी ऐसा कर सकती हैं। आपने उन्हें माफ़ करने के बारे में सोचा और वो विक्रम के साथ मिलकर। आर्यन ने कागज़ के उन टुकड़ों को अपनी मुट्ठी में इतना जोर से भींच लिया कि उसके नाखून हथेली में चुभ गए। उसने एक बेहद डरावनी और ठंडी आवाज़ में कहा, बस रिया, एक शब्द और नहीं। वो मुड़ा और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। रिया जानती थी कि वो कहाँ जा रहा है, अनाया के कमरे की तरफ। गलियारे में आर्यन के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। वो अनाया से सवाल नहीं पूछना चाहता था, वो उसे चीर कर रख देना चाहता था। वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और बिना दस्तक दिए उसे धकेल दिया। कमरे के अंदर अनाया गहरी नींद में सो रही थी। वो बिल्कुल शांत लग रही थी, किसी मासूम बच्चे की तरह। उसके चेहरे पर बिखरे हुए बाल और हल्की हल्की सांसें बता रही थीं कि वो कितनी थक चुकी थी। आर्यन दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा। उसके हाथ में वो फटे हुए कागज अभी भी थे। उसका मन किया कि अनाया को झंझोड़ कर उठाए और पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अनाया की मासूमियत देखकर उसके कदम रुक गए। क्या ये मासूमियत भी एक नकाब है? आर्यन बिस्तर के पास गया। वो अनाया के ऊपर झुका। अंधेरे में उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। अनाया नींद में ही कुछ बुदबुदाई। आर्यन ने ध्यान से सुना, आर्यन, भरोसा मत छोड़ना। आर्यन सन्न रह गया। नींद में भी वो उसका नाम ले रही थी। लेकिन फिर आर्यन की मुट्ठी में चुभते हुए कागज ने उसे याद दिलाया कि ये भी नाटक का हिस्सा हो सकता है। आर्यन वहीं खड़ा रहा, अपनी ही भावनाओं के बवंडर में फंसा हुआ। एक तरफ वो खत था और दूसरी तरफ नींद में उसका नाम पुकारती हुई उसकी पत्नी। तभी दरवाजे के पीछे छिपी रिया ने देखा कि आर्यन कुछ नहीं कर रहा है। वो घबरा गई। अगर आर्यन का गुस्सा ठंडा पड़ गया तो उसका प्लान फेल हो जाएगा। रिया ने एक और चाल चलने की सोची। उसने चुपके से अपना फ़ोन निकाला और अनाया के कमरे के लैंडलाइन पर कॉल कर दिया। अचानक कमरे की शांति को चीरती हुई फ़ोन की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। अनाया हड़बड़ाकर नींद से जागी। कौन? क्या हुआ? उसने अपनी धुंधली आंखों से देखा। उसके बिस्तर के ठीक सामने अंधेरे में एक काला सा साया खड़ा था, आर्यन। इससे पहले कि अनाया कुछ समझ पाती, आर्यन ने फ़ोन का तार दीवार से खींचकर निकाल दिया और रिसीवर को ज़मीन पर दे मारा। आर्यन, दीदी, पता नहीं क्यों मुझे आज रात कोई अजीब सा बेचैन लग रहा है। मुझे आपके पास आना चाहिए था, दीदी। आर्यन ने वो फटे हुए कागज़ अनाया के ऊपर फेंक दिए। कागज़ के टुकड़े बर्फ की तरह अनाया के चेहरे और बिस्तर पर बिखर गए। पढ़ो इसे, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी फुसफुसाहट किसी चीख से ज़्यादा डरावनी थी। अनाया ने कांपते हाथों से एक टुकड़ा उठाया। उस पर अपनी ही हैंडराइटिंग देखकर उसकी रूह कांप गई। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन वो इतना समझ गई कि आज रात एक बार फिर वो हारने वाली है। नरेटर। अनाया नहीं जानती थी कि ये खत कहाँ से आया। वो नहीं जानती थी कि रिया दरवाजे के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही है। उसे बस इतना पता था कि उसके सामने खड़ा उसका पति, जो शायद कल तक पिघल रहा था, अब फिर से पत्थर बन चुका है और इस बार ये पत्थर शायद कभी न पिघले। कमरे में बिखरे हुए कागज के टुकड़े बर्फ की तरह ठंडे लग रहे थे, लेकिन माहौल में आग लगी हुई थी। अनाया ने कांपते हाथों से उस कागज के टुकड़े को उठाया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये लिखावट, ये अक्षरों का घुमाव, र और ल बनाने का तरीका, सब कुछ हूबहू
अनाया जैसा था। अगर कोई और इसे देखता तो कसम खाकर कह सकता था कि ये अनाया नहीं लिखा है। यहां तक कि खुद अनाया को भी एक पल के लिए भ्रम हो गया, लेकिन वो जानती थी कि उसने ऐसा कोई खत नहीं लिखा। अनाया ने सिर उठाकर आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की आंखों में अब वो गुस्सा नहीं था जो उबाल मारता है, बल्कि वो खामोशी थी जो सब कुछ खत्म कर देती है। एक ऐसी वीरान खामोशी जो चीखने चिल्लाने से ज्यादा डरावनी होती है। अनाया ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, आर्यन, ये सच नहीं है। ये मेरी लिखावट जरूर है, या शायद उसकी बहुत अच्छी नकल, लेकिन ये शब्द मेरे नहीं हैं। मैं कसम खाती हूं, मैंने विक्रम से कोई बात नहीं की। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। आर्यन धीरे से हंसा, एक सूखी बेजान हंसी। वो बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया, जैसे उसके पैरों में खड़े रहने की ताकत न बची हो। कसम? आर्यन ने व्यंग्य करते हुए कहा। तुम्हारी कसमें? अनाया, शादी के 7 फेरों की कस्में तो तुमने निभाई नहीं, तो अब ये नई कसम क्या मायने रखती है? और नकल? दुनिया में हर चीज की नकल हो सकती है अनाया, लेकिन तुम्हारी फितरत की कोई नकल नहीं कर सकता। तुम एक मास्टरपीस हो, धोखेबाजी की दुनिया का एक नायाब नमूना। अनाया आगे बढ़ी। वो आर्यन के पैरों के पास जमीन पर बैठ गई। उसने आर्यन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने अपना हाथ ऐसे हटा लिया जैसे अनाया के छूने से उसे कोई बीमारी लग जाएगी। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आर्यन, मेरी बात सुनिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। अगर मुझे आपको लूटना होता, अगर मुझे विक्रम के साथ भागना होता, तो मैं वो डील क्यों बचाती? मैं उस क्लॉज को इग्नोर कर देती और आपको बर्बाद होने देती। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? आर्यन ने अनाया के चेहरे को गौर से देखा। कुछ पल के लिए लगा कि वो अनाया के तर्क को समझ रहा है, लेकिन फिर रिया का वो जहर जो उसने आर्यन के कान में घोला था, अपना असर दिखाने लगा। आर्यन ने झुककर अनाया की आंखों में देखा और कहा, क्योंकि पूरी कंपनी बर्बाद करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलता। अगर कंपनी डूब जाती तो विक्रम को क्या मिलता? सिर्फ मलबा। तुम्हें तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चाहिए, मरी हुई मुर्गी नहीं। तुमने आज कंपनी इसलिए बचाई ताकि कल तुम उसे विक्रम के नाम कर सको। तुम मेरा भरोसा जीतना चाहती थी ताकि मैं तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दे दूं। यही प्लान था ना? अनाया सन्न रह गई। आर्यन ने उसकी अच्छाई को भी बुराई का रंग दे दिया था। उसे एहसास हुआ कि जब विश्वास की नींव ही ना हो तो सच भी झूठ लगता है। अनाया खड़ी हो गई। उसने अपने आंसू पोंछ लिए। अब उसके चेहरे पर लाचारी की जगह एक दृढ़ता आ गई थी। वो समझ गई थी कि रोने धोने से आर्यन नहीं पिघलेगा। उसे उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने ये जाल बुना है, और वो जानती थी कि इस घर में उसकी लिखावट की नकल कौन कर सकता है। बचपन में जब अनाया और रिया स्कूल में थे, रिया अक्सर अनाया का होमवर्क किया करती थी ताकि वो अनाया की अच्छी बहन बन सके। रिया को अनाया की लिखावट की कॉपी करने की बहुत पुरानी आदत थी। अनाया ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है आर्यन, आप जो सोचना चाहते हैं सोचिए। आपके पास ये कागज का टुकड़ा है जिसे आप सबूत मान रहे हैं, लेकिन मेरे पास मेरा सच है, और एक दिन मैं ये साबित कर दूंगी कि ये खत मैंने नहीं लिखा। आर्यन खड़ा हो गया। उसका कद अनाया के सामने पहाड़ जैसा लग रहा था। साबित करने का वक्त अब खत्म हो चुका है अनाया। मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें निकाला तो तुम मीडिया में जाकर तमाशा करोगी और मेरी कंपनी की साख खराब करोगी। तुम यहीं रहोगी, इसी घर में। अनाया के दिल में एक उम्मीद जागी। लेकिन, आर्यन ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो। सिर्फ कागजों पर रायचंद सरनेम तुम्हारे साथ रहेगा। इस कमरे में, मेरे बिस्तर पर तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आर्यन ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आलीशान कमरे से बाहर निकलो। गेस्ट रूम में भी नहीं। सर्वेंट क्वार्टर के पास जो स्टोर रूम है, आज से वही तुम्हारा ठिकाना है। तुम्हें वही सहूलियतें मिलेंगी जो इस घर के नौकरों को मिलती हैं। न गाड़ियां, न क्रेडिट कार्ड, न रानियों वाली जिंदगी। दरवाजे के पीछे खड़ी रिया ये सुनकर खुशी से झूम उठी। अनाया, जो सिंघानिया और रायचंद ग्रुप की वारिस थी, अब स्टोर रूम में रहेगी। इससे बुरा अपमान और क्या हो सकता था? अनाया ने आर्यन के फैसले को चुपचाप सुना। उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे आर्यन पर तरस आया कि वो कितनी आसानी से बहक गया। अनाया ने सिर उठाकर आर्यन की तरफ देखा। कहा, मंजूर है। अगर आपको लगता है कि सुख सुविधाएं छीनकर आप मुझे तोड़ देंगे, तो आप गलत हैं आर्यन। मैं स्टोर रूम में रह लूंगी, लेकिन याद रखिएगा पतिदेव, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन आपको स्टोर रूम नहीं, बल्कि अपनी ही नजरों में रहने की जगह नहीं मिलेगी। आर्यन को अनाया की सकड़ पर और गुस्सा आया। निकल जाओ यहां से, वो चिल्लाया। अनाया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो खाली हाथ कमरे से बाहर निकल गई।
गलियारे में अंधेरा था, लेकिन उसे कोने में खड़ी रिया की परछाई दिखाई दी। जैसे ही अनाया रिया के पास से गुजरी, रिया ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, ओ बेचारी दीदी, मैंने कहा था ना, जो मेरा है वो मुझे मिल जाएगा। स्टोर रूम में मच्छरों से बचकर रहना। अनाया रुकी। उसने रिया की तरफ देखा। रिया के चेहरे पर जीत की कुटिल मुस्कान थी। वो उसके कान के पास झुकी और बेहद शांत आवाज में बोली, रिया, तुमने बहुत अच्छा खेल खेला, मेरी लिखावट चुरा ली, लेकिन तुम भूल गई कि महलों की रानी अगर झोपड़ी में भी रहे तो वो रानी ही रहती है, और चोर अगर सिंहासन पर भी बैठ जाए तो वो चोर ही रहता है। ये खेल अभी शुरू हुआ है मेरी प्यारी बहन। नैरेटर। अनाया सीढ़ियों से नीचे उतर गई, उस अंधेरे स्टोर रूम की तरफ जो अब उसका नया घर था। ऊपर बेडरूम में आर्यन ने गुस्से में वो शराब का गिलास दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। आर्यन के दिल में दो आवाजें गूंज रही थीं। एक कह रही थी कि उसने सही किया, गद्दार को सजा दी। दूसरी आवाज बहुत धीमी थी, जो पूछ रही थी कि अगर वो गद्दार थी तो उसकी आंखों में वो सच्चाई की चमक क्यों थी। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ गई थी। अनाया के पास न पैसा था, न पावर, न पति का साथ। उसके पास सिर्फ एक मकसद था, अपनी बेगुनाही साबित करना और आर्यन को वापस पाना। लेकिन स्टोर रूम की गंदगी और रिया की साजिशों के बीच क्या वो टिक पाएगी? रायचंद मैंशन के सबसे निचले हिस्से में, जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुंचती थी, वहां एक पुराना स्टोर रूम था। बरसों से बंद पड़े इस कमरे में टूटे हुए फर्नीचर, पुराने बक्से और धूल की मोटी परत के सिवा कुछ नहीं था। हवा में सीलन और फफूंद की एक अजीब सी बदबू थी, जो सांस लेना भी मुश्किल कर रही थी। अनाया उस कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसने अपनी महंगी साड़ी का पल्लू अपनी नाक पर रखा हुआ था। अभी कुछ घंटे पहले तक वो मखमल के गद्दे पर सोती थी, जहां एसी का तापमान उसकी मर्जी से सेट होता था। और अब उसके सामने एक टूटी हुई खाट थी, जिस पर शायद दीमक का बसेरा था। अनाया की नज़र कमरे के कोने में पड़े एक टूटे हुए आईने पर पड़ी। उसमें उसका चेहरा धूल से सना हुआ और थका हुआ दिख रहा था। एक पल के लिए अनाया का मन हुआ कि वो जोर जोर से चिल्लाए, रोए और जाकर आर्यन के पैरों में गिर जाए कि उसे यहाँ नहीं रहना। उसका पुराना अहंकार उसे उकसा रहा था कि वो इस अपमान को बर्दाश्त न करे। लेकिन फिर उसे आर्यन की वो नफरत भरी आंखें याद आ गईं। उसे रिया की वो कुटिल मुस्कान याद आ गई। अनाया ने खुद से बात की। उसकी आवाज़ इस सन्नाटे में गूंज उठी, नहीं अनाया, अगर तुम आज टूट गई तो रिया जीत जाएगी। ये स्टोर रूम सिर्फ एक जगह है, ये मेरी पहचान नहीं है। महलों में रहने वाले अगर दिल के छोटे हों तो वो गरीब होते हैं, और मैं यहाँ से भी अपनी सल्तनत वापस पालूंगी। अनाया ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा। उसने अपनी हील्स उतारकर एक कोने में फेंकी और फिर सिंघानिया और रायचंद ग्रुप की वो वारिस, जिसने कभी पानी का ग्लास भी खुद उठाकर नहीं पिया था, सफाई करने में जुट गई। उसने नंगे हाथों से जाले हटाए, भारी बक्सों को घसीटकर एक तरफ किया। धूल के गुबार से उसे खांसी आ रही थी। उसकी कोमल हथेलियां छिल गई थीं, लेकिन वो रुकी नहीं। उसे पता था कि आज रात अगर उसे चैन की नींद सोना है तो ये बिस्तर उसे खुद ही लगाना होगा। नरेटर। रात बीत गई। सुबह की पहली किरण जब रायचंद मैंशन पर पड़ी तो नज़ारा बदला हुआ था। आलीशान डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के नाश्ते सजे थे। आर्यन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसने एक बेदाग सूट पहना था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। जाहिर था मखमल के बिस्तर पर सोकर भी उसे नींद नहीं आई थी। आर्यन डाइनिंग टेबल पर बैठा। रिया पहले से वहां मौजूद थी। उसने जानबूझकर अनाया की कुर्सी खाली रखी थी ताकि आर्यन को याद रहे कि उसकी पत्नी अब साथ नहीं है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग जीजू, कॉफ़ी लेंगे? मैंने खास आपके लिए बनवाई है। आर्यन ने सिर्फ सिर हिलाया। उसकी नज़रें बार बार उस खाली कुर्सी की तरफ जा रही थीं। वो उम्मीद कर रहा था कि अनाया अब तक रोते धोते हुए वापस आएगी, माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि वो स्टोर रूम में एक पल भी नहीं रह सकती। तभी किचन से खटपट की आवाज़ आई। नौकरों की फुसफुसाहट सुनाई दी। अरे, ये मैडम यहाँ क्या कर रही हैं? हटो हटो, मालकिन देखेंगी तो डांटेंगी। आर्यन और रिया दोनों ने मुड़कर देखा। किचन के दरवाजे से अनाया बाहर आ रही थी। उसने कोई फैंसी कपड़े नहीं पहने थे। उसने अपनी ही एक पुरानी सूती साड़ी पहनी थी, बाल साधारण तरीके से बांधे थे और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो पहले से ज़्यादा ताज़ा और खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर विक्टिम वाला भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सा तेज था। उसके हाथ में एक बाल्टी और पोछा था। रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं।
उसने सोचा था अनाया अफसोस करेगी, लेकिन यहाँ तो वो काम कर रही थी। रिया ने ताना मारते हुए कहा, अरे दीदी, ये क्या हाल बना रखा है, और ये बाल्टी पोछा क्यों? क्या अब नौकरों का काम भी छीनोगी? अनाया रुकी। उसने बाल्टी नीचे रखी और सीधे रिया की आंखों में देखा। अनाया ने शांत स्वर में कहा, रिया, घर की मालकिन जब घर की सफाई करती है तो उसे काम करना नहीं, शुद्धि करना कहते हैं। मैं अपने हिस्से की जगह साफ कर रही हूँ। और वैसे भी गंदगी सिर्फ फर्श पर नहीं होती, कभी कभी लोगों के दिलों और दिमाग में भी बहुत कचरा भरा होता है। उसे साफ करने में थोड़ा वक्त लगेगा। आर्यन अनाया को देखता रह गया। ये जवाब, ये ठहराव, ये उस अनाया का नहीं हो सकता जिसे वो जानता था। तभी घर की मुख्य नौकरानी कांता, जो रिया की चमची थी, आगे आई। रिया ने उसे आंखों से इशारा किया। कांता ने अकड़ते हुए कहा, अनाया मैडम, स्टोर रूम में रहने का किराया तो नहीं लगता, लेकिन खाना मुफ्त में नहीं मिलेगा। आर्यन सर का हुक्म है कि घर में सिर्फ वही रहेगा जो काम करेगा। अगर नाश्ता चाहिए तो पहले ये हॉल साफ करो। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने कब होठों से लगा लिया। वो देखना चाहता था कि अनाया क्या करेगी। क्या वो चिल्लाएगी? क्या वो कांता को थप्पड़ मारेगी? लेकिन अनाया मुस्कुराई। अनाया ने कहा, ठीक है कांता, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, लाओ मैं साफ कर देती हूँ। अनाया झुकी। उसने पोछा पानी में डुबोया और फर्श पर झुककर पोछा लगाने लगी। रिया के चेहरे पर एक शैतानी खुशी थी। रायचंद खानदान की बहू उसके पैरों के पास पोछा लगा रही थी। रिया ने जानबूझकर अपने सैंडल गंदे फर्श पर रख दिए जहां अनाया सफाई कर रही थी। रिया ने कहा, ओह सॉरी दीदी, मैंने देखा नहीं। अनाया लुकी। उसने रिया के सैंडल को देखा, फिर ऊपर रिया के चेहरे को। अनाया ने कपड़ा उठाया और रिया के सैंडल के ऊपर लगी धूल साफ कर दी। अनाया ने कहा, कोई बात नहीं रिया, अक्सर कीचड़ में पैर वही डालते हैं जिन्हें साफ रास्तों पर चलने की आदत नहीं होती। लो, तुम्हारे जूते चमक गए, अब शायद तुम्हारा रास्ता भी साफ हो जाए। ये कहकर अनाया आगे बढ़ गई। रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपमान करने की कोशिश की थी, लेकिन अनाया ने उसे ही छोटा साबित कर दिया। मेज पर बैठे आर्यन के हाथ से कप लगभग छूटने ही वाला था। उसे लगा था कि अनाया का अहंकार टूटेगा, लेकिन यहाँ तो उसका स्वाभिमान निखर कर आ रहा था। आर्यन के दिल में एक सवाल उठा, क्या कोई नाटक इतना गहरा हो सकता है कि इंसान अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दे? अनाया अपना काम खत्म करके उठ खड़ी हुई। उसने नौकरानी की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा काम हो गया, अब मेरा नाश्ता दो। कांता हक्का बक्का रह गई। उसने चुपचाप किचन से एक प्लेट लाकर अनाया के हाथ में थमा दी। अनाया ने प्लेट ली और बिना किसी को देखे सिर ऊंचा करके वापस अपने स्टोर रूम की तरफ चली गई। नरेटर। उस दिन आर्यन ऑफिस गया, लेकिन उसका दिमाग घर के उसी फर्श पर अटका हुआ था जहां अनाया बैठी थी। उसे रिया की वो बात याद आ रही थी, दीदी नाटक कर रही हैं। लेकिन आर्यन का दिल कह रहा था, नाटक में डायलॉग होते हैं, आंखों में वो सच्चाई नहीं होती जो आज अनाया की आंखों में थी। उधर स्टोर रूम में अनाया ने अपनी सूखी रोटी का एक निवाला तोड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने गिरने नहीं दिया। उसने निवाला मुंह में रखा और कसम खाई, खा लो अनाया, ताकत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। रिया ने मुझे नौकर बनाने की कोशिश की, अब मैं उसे दिखाऊंगी कि ये नौकर पूरे घर को कैसे चलाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए एस वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त कहानी के साथ।